हर बार किसी की कब्र खोदने से पहले बूढ़ा किम सबसे पहले उस कब्र की मिट्टी का स्वाद चखता था, लेकिन इस बार जैसे ही उसने मिट्टी मुंह में रखी उसका चेहरा तुरंत बदल गया। मिट्टी का स्वाद बिल्कुल भी सामान्य नहीं था। उसने एक बार फिर पूरी कब्र को ध्यान से देखा। अगले ही पल उसकी रूह कांप गई। आखिर किसी ने कब्र पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर क्यों बनवाई थी? फेंग शुई के हिसाब से ये बहुत बड़ा अपशगुन माना जाता है, लेकिन उसे सबसे ज्यादा हैरानी एक और बात पर हुई। जिस परिवार के पास अरबों की दौलत थी, उनके दादा की कब्र इतनी साधारण क्यों थी? यहाँ तक कि कब्र पर उनका नाम तक नहीं लिखा था। करीब 40 साल से इस काम में रहने वाला बूढ़ा किम पहली बार किसी काम को करने से मना कर देता है। सामने वाला उसे 5 अरब वॉन देने को तैयार था, लेकिन फिर भी वो बिना पीछे देखे वहाँ से चला जाता है। मालिक उसके पीछे भागता है और वजह पूछता है। तब बूढ़ा किम साफ कह देता है कि उसने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसी जमीन कभी नहीं देखी। ये जगह बहुत ही मनहूस है, यहाँ इंसान को दफनाना ही नहीं चाहिए। अगर किसी ने इस कब्र को छेड़ने की कोशिश की तो सिर्फ फेंग शुई देखने वाला ही नहीं, बल्कि यहाँ काम करने वाला हर इंसान मुसीबत में पड़ जाएगा। कुछ देर बाद परिवार वाले फिर से बूढ़े किम के पास आते हैं। वो उससे हाथ जोड़कर मदद मांगते हैं। उनका कहना था कि अगर दादा की कब्र नहीं हटाई गई तो उनके पूरे परिवार की जान खतरे में पड़ जाएगी। आखिरकार बूढ़े किम का दिल पिघल जाता है और वो इस काम के लिए हाँ कर देता है। लेकिन किसी ने भी नहीं सोचा था कि ये छोटी सी दिखने वाली कब्र पूरे कोरियाई पेनिनसुला की किस्मत और वहाँ की ड्रैगन लाइन से जुड़ा एक बहुत बड़ा राज छिपाए बैठी है। आखिर इस कब्र के नीचे ऐसा क्या दफन था? तो चलिए शुरू से जानते हैं। अब कहानी शुरू होती है अमेरिका में रहने वाले एक बहुत अमीर कोरियन परिवार से। इस परिवार का बड़ा बेटा पार्क जी योंग पूरी तरह टूट चुका था। उसका नवजात बेटा पैदा होने के दिन से ही लगातार रोता रहता था। देश के सबसे बड़े अस्पतालों में इलाज करवाने के बाद भी डॉक्टर उसकी बीमारी का पता नहीं लगा पाए। हालत ये थी कि बच्चे को शांत रखने के लिए हर बार दवा देकर सुलाना पड़ता था। जब कोई रास्ता नहीं बचा तब परिवार ने कोरिया से मशहूर शमन हुआरिम को बुलाया। उसके साथ उसका शागिर्द बोंग गिल भी आया। दोनों सीधे अस्पताल पहुंचते हैं। बच्चे को देखते ही हुआरिम एक खास तरह की सीटी बजाती है। शमन विद्या में इसे ऐसी विधि माना जाता है जिससे आसपास किसी आत्मा की मौजूदगी का पता लगाया जाता है, लेकिन इस बार कोई जवाब नहीं मिलता। इसका मतलब था कि बच्चे पर किसी भूत या आत्मा का साया नहीं था। इसके बाद दोनों दूसरा तरीका अपनाते हैं। सबसे पहले कमरे में मौजूद बाकी लोगों को बाहर भेज दिया जाता है। फिर बोंग गिल अपने बैग से एक छोटा सा ताबीज जैसा कपड़े का थैला निकालकर बच्चे के ऊपर रखता है और मंत्र पढ़ना शुरू कर देता है। ये मंत्र बेचैन आत्मा को शांत करने के लिए पढ़ा जाता है। इसी दौरान हुआरिम बच्चे की आंखें खोलकर ध्यान से देखती है और तभी उसे असली वजह समझ आ जाती है। उसे एहसास हो जाता है कि इस मुसीबत का रिश्ता बच्चे से नहीं बल्कि उसके पिता और दादा से जुड़ा हुआ है। इसके बाद हुआरिम और बोंग गिल सीधे पार्क जी योंग के घर पहुंचते हैं। यहीं से फिल्म का पहला अध्याय शुरू होता है। घर में कदम रखते ही हुआरिम की नजर पूजा की जगह पर रखी एक अजीब मूर्ति पर पड़ती है। ध्यान से देखने पर पता चलता है कि वहाँ एक जापानी राक्षसी देवता की मूर्ति भी रखी हुई है जिसे ओनियाशा कहा जाता है। पार्क जी योंग बताता है कि कुछ साल पहले उसके बड़े भाई ने मानसिक अस्पताल में आत्महत्या कर ली थी। उसके बाद से घर में एक के बाद एक अजीब घटनाएं होने लगी। घर के बुजुर्ग बिना वजह लकवाग्रस्त हो गए। उसे हर रात डरावने सपने आने लगे और अब वही मुसीबत उसके नवजात बेटे तक पहुंच चुकी थी। सब कुछ सुनने के बाद हुआरिम कहती है कि ऐसे मामलों में लोग शुरुआत में इसे खानदानी बीमारी समझते हैं, फिर घर बदलते रहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि जमीन में कोई दोष है। लेकिन इस घर में कदम रखते ही उसे एक साया महसूस हुआ था। ऐसा साया जो इस पूरे खानदान के खून से जुड़े लोगों को दबाए हुए है और उसे पूरा यकीन था कि ये साया पार्क जी योंग के दादा का है, यानी असली समस्या उसके दादा की कब्र से जुड़ी हुई है। अगर इस मुसीबत से छुटकारा पाना है तो सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, दादा की कब्र को दूसरी जगह ले जाना होगा। लेकिन हुआरिम और बोंग गिल शमन है। उन्हें आत्माओं और पूजा पाठ का ज्ञान तो है, लेकिन कब्र की जगह फेंग शुई और जमीन की जांच उनका काम नहीं है। इसलिए वो इस काम के लिए कोरिया के सबसे मशहूर फेंग शुई विशेषज्ञ बूढ़े किम और पुराने तरीके से अंतिम संस्कार करने वाले को अपने साथ लेने का फैसला करते हैं। उधर उसी समय बूढ़ा किम और को एक दूसरे मामले में व्यस्त थे। एक बुजुर्ग महिला की मौत के बाद उसके परिवार वाले लगातार एक ही सपना देख रहे थे। महिला सपने में आकर कहती थी कि उसे नीचे खाना नहीं मिल रहा और वो बहुत भूखी है। ये बात बूढ़े किम को समझ नहीं आई क्योंकि उस महिला की कब्र की जगह उसी ने खुद चुनी थी। फेंग शुई के हिसाब से वहाँ किसी तरह की परेशानी होनी ही नहीं चाहिए थी। सच्चाई जानने के लिए वो लोग कब्र खोलने का फैसला करते हैं। कब्र से हड्डियां बाहर निकालकर जांच शुरू होती है। तभी बूढ़े किम को कुछ अजीब महसूस होता है। वो परिवार वालों से पूछता है कि क्या किसी ने दादी के नकली दांत अपने पास रख लिए हैं। पहले तो सब मना कर देते हैं, लेकिन तभी उनकी पोती रोते हुए सच बता देती है। वो कहती है कि दादी के जाने के बाद उनकी सारी चीजें जला दी गई थी। उसके पास याद के तौर पर कुछ भी नहीं बचा था, इसलिए उसने चुपके से दादी के नकली दांत अपने पास रख लिए थे। तभी बूढ़ा किम समझ जाता है कि यही पूरी परेशानी की जड़ है। मरे हुए इंसान की कोई चीज अपने पास संभाल कर रखने से उसकी आत्मा बेचैन रह सकती है। परिवार वाले तुरंत वो दांत वापस कर देते हैं। इसके बाद उस महिला की आत्मा भी शांत हो जाती है और मामला वहीं खत्म हो जाता है। काम पूरा करके बूढ़ा किम और को अपने अंतिम संस्कार वाले सेंटर वापस लौट आते हैं। उसी समय हुआरिम और बोंग
गिल वहाँ पहुँचते हैं। चारों को देखकर साफ पता चलता है कि वो पहले भी कई बार साथ काम कर चुके हैं। ह्वा-रिम सीधे पार्क परिवार का पूरा मामला उन्हें बताती है। साथ ही ये भी कहती है कि इस काम के लिए उन्हें 20 अरब वॉन मिलने वाले हैं। इतनी बड़ी रकम सुनकर दोनों हैरान जरूर होते हैं, लेकिन बूढ़ा किम बिना कुछ बोले पहले पूरी बात समझना चाहता है। अगले दिन चारों लोग पार्क जी-योंग से मिलने निकलते हैं, लेकिन रास्ते में ही बूढ़ा किम उससे कुछ सवाल पूछता है। वो सिर्फ कब्र देखने नहीं आया था, उसके लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी था कि सामने वाला इंसान कैसा है। उसका मानना था कि अच्छे इंसान की मदद करना पुण्य होता है, लेकिन बुरे इंसान के लिए ऐसा काम करना खुद मुसीबत बुलाने जैसा है। इसी वजह से वो पार्क जी-योंग से उसके परिवार, नाम और काम के बारे में पूछता है, लेकिन पार्क जी-योंग हर सवाल को टाल देता है। उल्टा वो उनके सामने 2 शर्तें रख देता है। पहली, कब्र खोदने की बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, और दूसरी, जैसे ही कब्र खुले दादा के शव को ताबूत समेत तुरंत जला दिया जाए। ये बात सुनकर बूढ़ा किम और भी शक में पड़ जाता है, क्योंकि नियम के मुताबिक कब्र खोदने और अंतिम संस्कार से पहले सरकारी अनुमति लेना जरूरी होता है। इतना ही नहीं, ताबूत खुलने के बाद अंदर मौजूद शव की जांच भी की जाती है। लेकिन फिलहाल बूढ़ा किम कोई फैसला नहीं करता। वो सिर्फ इतना कहता है कि पहले कब्र देखकर ही कुछ तय किया जाएगा। यहीं से फिल्म का अगला अध्याय शुरू होता है, बेनाम कब्र। रास्ते भर बूढ़े किम को कुछ न कुछ अजीब महसूस होता रहता है। फिर उसकी नजर पहाड़ के नीचे बने एक पुराने मंदिर पर पड़ती है। मंदिर का नाम था बोगुक मंदिर। इसे देखते ही उसका शक और गहरा जाता है। फेंग शुई में एक बात हमेशा कही जाती है, कब्र के पास मंदिर नहीं होना चाहिए और मंदिर के पास कब्र नहीं बनानी चाहिए। कुछ देर बाद सभी लोग पहाड़ के नीचे पहुंच जाते हैं। ऊपर तक गाड़ी नहीं जा सकती थी, इसलिए सबको पैदल चढ़ना पड़ता है। चढ़ाई के दौरान बूढ़ा किम देखता है कि वहाँ बड़ी संख्या में लोमड़ियां घूम रही हैं। पुरानी मान्यताओं के मुताबिक लोमड़ियां ऐसी जगह ज्यादा दिखाई देती हैं जहाँ नकारात्मक ऊर्जा और बेचैन आत्माएं मौजूद हों। यानी ये पूरा इलाका बिल्कुल भी शुभ नहीं था। लेकिन असली झटका तो उसे पहाड़ की चोटी पर पहुंचकर लगता है। पार्क परिवार की कब्र ठीक सबसे ऊंची जगह पर बनी हुई थी। फेंग शुई के हिसाब से ये बहुत बड़ी गलती मानी जाती है। कब्र हमेशा ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ चारों तरफ से ऊर्जा टिक सके, लेकिन यहाँ तो चारों तरफ खुला मैदान था। तेज हवा हर वक्त सीधे कब्र से टकरा रही थी। ऐसी जगह दफन इंसान को कभी शांति नहीं मिलती, और जब पूर्वज बेचैन हो तो उनकी आने वाली पीढ़ियां भी सुख से नहीं जी पाती। इसके बाद बूढ़ा किम एक और अजीब बात नोटिस करता है। इतने अमीर परिवार की कब्र बेहद साधारण थी, यहाँ तक कि कब्र के पत्थर पर दादा का नाम भी नहीं लिखा था। ये सब देखकर उसका शक और बढ़ जाता है। तभी वो जमीन से थोड़ी सी मिट्टी उठाकर चखता है। जैसे ही मिट्टी उसके मुंह में जाती है, उसका चेहरा तुरंत उतर जाता है। इसके बाद वो कब्र के ऊपर खड़े होकर आसपास की पूरी पहाड़ी को ध्यान से देखने लगता है। फिर अचानक उसकी नजर कब्र के पत्थर के पीछे जाती है। वहाँ कुछ नंबर खुदे हुए थे, लेकिन बारिश और धूप की वजह से ज्यादातर मिट चुके थे। सिर्फ शुरुआती अंक 333 ही साफ दिखाई दे रहे थे। इतनी सारी अजीब बातें एक साथ देखकर बूढ़ा किम समझ नहीं पा रहा था कि आखिर इस कब्र की जगह किसने चुनी होगी। वो पार्क जी-योंग से पूछता है कि ये जगह किसने बताई थी। पार्क जी-योंग बताता है कि उसके पिता ने कहा था एक मशहूर भिक्षु ने ये जगह चुनी थी। उसका कहना था कि उसके दादा ने देश के लिए बहुत बड़ा काम किया था, इसलिए उन्हें सबसे शुभ जगह पर दफनाया गया। भिक्षु का नाम सुनकर बूढ़ा किम थोड़ा चौंक जाता है। उसे वो नाम काफी अजीब लगता है। फिर वो कब्र की तरफ देखकर बस इतना कहता है, अगर सच में ये जगह किसी बड़े भिक्षु ने चुनी है तो फिर इतनी खास जगह पर बनी कब्र इतनी साधारण क्यों है। पार्क जी-योंग बताता है कि उस समय कब्र लूटने वाले बहुत ज्यादा होते थे, इसी वजह से दादा का नाम कब्र पर नहीं लिखा गया ताकि किसी का ध्यान इस तरफ न जाए। फिलहाल उसकी बात सुनने में तो ठीक लगती थी, लेकिन सच क्या था ये आगे पता चलने वाला था। इतना सब देखने और समझने के बाद बूढ़ा किम आखिर अपना फैसला सुना देता है। वो साफ कहता है कि ये काम उससे नहीं होगा। 40 साल के अपने करियर में उसने पहली बार किसी की कब्र पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर बनी देखी थी। चाहे उसे 5 अरब वॉन ही क्यों न मिल रहे हों, लेकिन वो अपनी जान जोखिम में डालकर ये काम नहीं करेगा। लेकिन ह्वा-रिम और बोंग-गिल इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं थे। उसी रात वो बूढ़े किम को लेकर पार्क जी-योंग के होटल पहुंचते हैं। सब लोग बैठकर फिर से पूरी बात पर चर्चा करने लगते हैं। कुछ देर चुप रहने के बाद बूढ़ा किम सीधे पार्क जी-योंग की तरफ देखता है। उसे अब यकीन हो चुका था कि ये आदमी उनसे कुछ छिपा रहा है। वो बिना घुमाए फिराए पूछता है कि क्या वो उनसे कोई बात छिपा रहा है। पार्क जी-योंग पहले तो अनजान बनने की कोशिश करता है। तब बूढ़ा किम कब्र के पीछे खुदे हुए नंबरों का जिक्र करता है। वो कहता है कि वो नंबर असल में उस जगह के नक्शे के निर्देशांक थे, यानी जिसने भी ये कब्र बनवाई थी उसने जानबूझकर बिल्कुल इसी जगह को चुना था। ये सब कोई गलती नहीं थी, इसके पीछे किसी का साफ इरादा छिपा हुआ था। लेकिन पार्क जी-योंग फिर भी यही कहता है कि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता और वो उनसे कुछ भी नहीं छिपा रहा। उसकी बातें सुनकर भी बूढ़ा किम का शक कम नहीं होता। वो उठकर वहाँ से जाने ही वाला था कि तभी ह्वा-रिम एक नया तरीका सुझाती है। उसका कहना था कि अगर कब्र खोदने के साथ साथ एक खास शमन पूजा भी की जाए तो वहाँ मौजूद सारी बुरी शक्ति किसी और पर डालकर लोगों को सुरक्षित रखा जा सकता है। यही तरीका सबको सही लगा। इसके बाद तैयारियां शुरू हो जाती हैं। सबसे पहले 5 ऐसे मजदूर बुलाए जाते हैं जिनकी राशि सुअर की होती है। उनके साथ 5 नर सुअर भी लाए जाते हैं। फिर सुअरों का खून मजदूरों के माथे पर लगाया जाता है। इसके बाद हर मजदूर के कुछ बाल काटकर सुअरों के मुंह में रख दिए जाते हैं। इस रस्म के बाद
बाद उन मजदूरों और सुअरों के बीच एक तरह का आध्यात्मिक रिश्ता बन जाता है। अब अगर कब्र से कोई बुरी शक्ति निकलेगी तो वो इंसानों की बजाय उन सुअरों पर जाएगी। उधर हुआरिम भी अपनी शमन वाली पोशाक पहनकर पूरी तरह तैयार हो जाती है। शुभ समय आते ही पूजा शुरू हो जाती है। सबसे पहले को पूर्वजों से अनुमति मांगने की रस्म निभाता है। वो प्रार्थना करता है कि उनकी कब्र खोली जा रही है, इसलिए वो नाराज न हो। इसके बाद हुआरिम हाथों में झंडे लेकर पूजा शुरू करती है। फिर वो 2 पवित्र तलवारें उठाकर एक एक मजदूर के सामने घुमाती है। ये उन्हें बुरी शक्तियों से बचाने की रस्म थी। उधर बोंगिल लगातार ढोल बजाते हुए मंत्र पढ़ रहा था। ढोल की आवाज पूरे पहाड़ में गूंजने लगती है और उसी के साथ हुआरिम पर जैसे किसी शक्ति का असर होने लगता है। वो नाचते नाचते अपने शरीर पर तलवार चलाती है, कभी जांघ पर, कभी चेहरे पर और कभी तलवार सीधे अपने गले पर रख देती है। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि उसके शरीर पर एक भी चोट का निशान नहीं पड़ता। उनकी मान्यता के मुताबिक इसका मतलब था कि देवता उसकी रक्षा कर रहे थे। जब सारी रस्में पूरी हो जाती हैं, तब आखिरकार कब्र खोदने का आदेश दे दिया जाता है। जैसे ही मजदूर कब्र खोदना शुरू करते हैं, हुआरिम हर फावड़े के साथ एक सुअर के शरीर पर हल्का सा कट लगाती जाती है। इस रस्म का मतलब था कि कब्र से निकलने वाली सारी बुरी शक्ति इंसानों की जगह उन सुअरों में चली जाए। धीरे धीरे गड्ढा गहरा होने लगता है। कुछ देर बाद मिट्टी के नीचे लाल रंग का एक कपड़ा दिखाई देता है। इतना देखते ही हुआरिम पूजा खत्म कर देती है। अब आगे का काम बूढ़ा किम और को संभालते हैं। दोनों लाल कपड़े के ऊपर जमी मिट्टी हटाते हैं, लेकिन जैसे ही कपड़ा पूरी तरह साफ होता है, उनके सामने एक पुराना कांसे का आईना निकलता है। आईने पर कुछ लिखा हुआ था, लेकिन समय के साथ वो लगभग मिट चुका था। इसके बाद दोनों लाल कपड़ा हटाते हैं और आखिरकार ताबूत सबके सामने आ जाता है। लेकिन ताबूत देखते ही बूढ़ा किम के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो साधारण लकड़ी का नहीं था। उसे टैमरिस्क की लकड़ी से बनाया गया था। पुराने समय में ऐसी लकड़ी सिर्फ कोरिया के राजघरानों और बहुत ऊंचे दर्जे के लोगों के लिए इस्तेमाल की जाती थी। यानी इस कब्र में दफन इंसान कोई आम आदमी नहीं था। उसकी हैसियत बहुत बड़ी रही होगी। कुछ देर बाद सभी लोग मिलकर ताबूत को बाहर निकाल लेते हैं, लेकिन जाने से पहले बूढ़ा किम एक काम और करता है। वो गड्ढे के अंदर एक सिक्का फेंक देता है। उस सिक्के पर मशहूर सेनापति ये सुनशिन की तस्वीर बनी हुई थी। उसका मानना था कि उस वीर योद्धा की पवित्र शक्ति कब्र में बची हुई बुरी ऊर्जा को शांत रखेगी। इसके बाद ज्यादातर लोग ताबूत लेकर वहां से निकल जाते हैं। सिर्फ कुछ मजदूर पीछे रुककर गड्ढा भरने लगते हैं। तभी अचानक मिट्टी के अंदर से एक अजीब सी सांप जैसी चीज बाहर निकलती है। उसका शरीर काले और लाल रंग का था। डर के मारे एक मजदूर तुरंत फावड़ा उठाकर उसे 2 टुकड़ों में काट देता है। लेकिन अगले ही पल सबकी रूह कांप जाती है, क्योंकि उस सांप का चेहरा बिल्कुल इंसान जैसा था। पुरानी जापानी कथाओं में ऐसे जीव को नुरे ओन्ना कहा जाता है। जैसे ही वो मारा जाता है, पूरे पहाड़ का माहौल बदल जाता है। अचानक काले बादल छा जाते हैं, तेज हवाएं चलने लगती हैं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत बड़ी अनहोनी होने वाली हो। उसी समय वहाँ जोरदार बारिश भी शुरू हो जाती है। योजना के मुताबिक अब ताबूत को सीधे श्मशान ले जाकर जलाना था, लेकिन बारिश देखकर बूढ़ा किम अचानक अपना फैसला बदल देता है। वो कहता है कि आज ताबूत का अंतिम संस्कार नहीं किया जा सकता। पार्क जी योंग हैरान होकर पूछता है कि आखिर क्यों? आग तो अंदर जलनी है, फिर बारिश से क्या फर्क पड़ता है? तब बूढ़ा किम समझाता है कि उनकी मान्यता के मुताबिक बारिश वाले दिन अगर किसी शव का अंतिम संस्कार किया जाए तो उसकी आत्मा कभी शांति नहीं पाती। हो सकता है कुछ लोगों को ये सिर्फ अंधविश्वास लगे, लेकिन इतने सालों से यही नियम माना जाता आया है और अपने काम के उसूलों के खिलाफ जाकर वो ऐसा जोखिम नहीं ले सकता। काफी देर तक सोचने के बाद सब लोग फैसला करते हैं कि फिलहाल ताबूत को पास के अस्पताल की मोर्चरी में रख दिया जाए। जब मौसम साफ हो जाएगा तब उसका अंतिम संस्कार किया जाएगा। उधर बूढ़ा किम बाहर खड़ा सिगरेट पी रहा था। तभी उसकी नजर पार्क जी योंग और उसकी बुआ पर पड़ती है। दोनों एक कोने में खड़े धीरे धीरे कुछ बात कर रहे थे। उन्हें देखकर बूढ़ा किम का शक और बढ़ जाता है। उसे पहले से ही लग रहा था कि ये परिवार उससे कोई बहुत बड़ा राज छिपा रहा है। अब अचानक हुई बारिश ने भी उसकी बेचैनी बढ़ा दी थी। कुछ देर बाद वोको के पास जाता है और उसे कुछ जरूरी बातें समझाकर अकेला वहाँ से निकल जाता है। उसकी मंजिल वही पुराना बोगुक मंदिर था, जो कब्र वाले पहाड़ के नीचे बना हुआ था। मंदिर पहुंचकर वो वहाँ के बुजुर्ग पुजारी से पूछता है कि क्या वो किसुने नाम के किसी भिक्षु को जानते हैं, लेकिन पुजारी साफ मना कर देता है। वो कहता है कि यहाँ उस नाम का कोई भिक्षु कभी नहीं रहा। इसके बाद बूढ़ा किम उस पहाड़ की बेनाम कब्र के बारे में पूछता है। तब पुजारी बताता है कि वहाँ एक समय कोरिया के बहुत बड़े अमीर आदमी को दफनाया गया था। उसकी कब्र लूटने के लिए कई लोग आए थे, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि कोई भी वापस नहीं लौटा। कुछ लोगों के बारे में कहा गया कि वो पकड़े गए, कुछ के बारे में कहा गया कि वो भाग गए, लेकिन सच आज तक किसी को नहीं पता। हाँ, उन लोगों के खुदाई वाले औजार आज भी मंदिर में संभाल कर रखे हुए हैं। उधर अस्पताल में भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। मोर्चरी का एक कर्मचारी ताबूत को लालच भरी नजरों से देख रहा था। उसे लगा कि इतने कीमती ताबूत के अंदर जरूर कोई खजाना होगा। जैसे ही उसे मौका मिलता है, वो हथौड़ा उठाकर ताबूत खोलने की कोशिश करने लगता है। उसी समय बोंगिल और बाकी लोग वहाँ पहुँच रहे थे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जैसे ही ताबूत का ढक्कन थोड़ा सा खुलता है, उसके अंदर से कोई काली परछाई बिजली की रफ्तार से बाहर निकलती है और पल भर में गायब हो जाती है। उसे कोई ठीक से देख भी नहीं पाता। यहीं से फिल्म का अगला अध्याय शुरू होता है, आत्मा। घटना की खबर मिलते ही बूढ़ा किम तुरंत अस्पताल लौट आता है। खुशकिस्मती
दृष्टि से हुआ रिम सुरक्षित थी, लेकिन उसकी नाक से लगातार खून बह रहा था। उसे देखकर साफ लग रहा था कि उस पर किसी बुरी शक्ति का असर हुआ है। इधर ताबूत से निकली आत्मा एक पल भी नहीं रुकती। वो सीधे समुद्र पार करके अमेरिका पहुंच जाती है। वहाँ पार्क जी-योंग का पिता अकेला व्हील चेयर पर बैठा था। अचानक उसे अपने पिता की आवाज सुनाई देती है। वो प्यार से उसे पुकार रहे थे। आवाज सुनते ही वो घबरा जाता है। धीरे धीरे उठकर खिड़की खोल देता है। जैसे ही खिड़की खुलती है, ठंडी और डरावनी हवा का तेज झोंका कमरे में भर जाता है। तभी शीशे में एक काली परछाई दिखाई देती है। वो मेज पर रखा खाना ऐसे खा रही थी जैसे कई सालों से भूखी हो। अगले ही पल वो आत्मा अपने बेटे के सामने पहुंच जाती है। वो कहती है कि उसे बहुत ठंड लग रही है, बहुत भूख लगी है, और फिर अपना हाथ सीधे उसके सीने के अंदर डाल देती है। कुछ ही सेकंड में पार्क जी-योंग के पिता की वहीं मौत हो जाती है। ये सब समझने के बाद हुआ रिम को यकीन हो जाता है कि ताबूत में बंद आत्मा अब अपने पूरे खानदान को एक एक करके मारने निकली है। अब उनका अगला निशाना पार्क जी-योंग होगा। अब वक्त बहुत कम था, इसलिए चारों लोग अलग अलग काम संभाल लेते हैं। बूढ़ा किम तुरंत पार्क जी-योंग को बचाने के लिए उसके होटल की तरफ निकल जाता है। वहीं हुआ रिम, बोंग गिल और को अस्पताल की मोर्चरी में ही रुक जाते हैं। उनका इरादा उस आत्मा को वापस बुलाने का था। सबसे पहले बोंग गिल के पूरे शरीर पर एक खास लाल कपड़ा लपेटा जाता है। ये कपड़ा आत्मा को उसके शरीर में बांध कर रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। फिर उसके हाथ में चीड़ के पेड़ की एक टहनी दी जाती है। आज बोंग गिल खुद उस आत्मा का माध्यम बनने वाला था। उधर हुआ रिम पूजा की सारी तैयारी शुरू कर देती है। वो जमीन पर धूप, चावल की शराब और बाकी पूजा का सामान सजाती है ताकि भटकती आत्मा वापस उसी जगह खींची चली आए। सब कुछ तैयार होने के बाद हुआ रिम ढोल बजाना शुरू करती है। साथ ही लगातार आत्मा को बुलाने वाले मंत्र पढ़ती रहती है। कुछ ही देर बाद बोंग गिल के हाथ से चीड़ की टहनी नीचे गिर जाती है। उसी पल सामने लगे शीशे में एक बूढ़े आदमी की परछाई दिखाई देती है और अगले ही सेकंड वो परछाई सीधे बोंग गिल के शरीर में समा जाती है। इसका मतलब था कि आत्मा वापस आ चुकी थी। हुआ रिम उससे बात करने की कोशिश करती है। वो पूछती है कि आखिर वो कौन है और क्या चाहता है। शुरुआत में आत्मा सिर्फ एक ही शब्द बार बार दोहराती रहती है। उसकी बात साफ समझ नहीं आती। हुआ रिम उसे शांत रहने के लिए कहती है। वो समझाती है कि अगर उसके मन में कोई दर्द या शिकायत है तो आज सब कुछ बता दे, लेकिन किसी और की जान लेने की कोशिश न करे। कुछ पल बाद आत्मा आखिर अपनी बात कहती है। वो सिर्फ इतना बताती है कि वो अपने बच्चों को अपने साथ ले जाना चाहता है, यानी वो अपने पूरे खानदान को मारने निकला था। हुआ रिम उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और पूछ पाती, बोंग गिल अचानक जोर जोर से उल्टियां करने लगता है। इसका मतलब साफ था, आत्मा उसके शरीर से निकल चुकी थी। हुआ रिम तुरंत समझ जाती है कि अब वो सीधे पार्क जी-योंग के पास गई होगी। उसी समय पार्क जी-योंग के फोन पर बूढ़े किम का कॉल आता है। वो उससे कहता है कि जब तक वो होटल नहीं पहुंचता तब तक किसी भी हालत में कमरे से बाहर मत निकलना। लेकिन तभी कमरे के बाहर किसी के दरवाजा खटखटाने की आवाज आने लगती है। पार्क जी-योंग सोचता है कि शायद बूढ़ा किम आ गया है। वो फोन पर उससे पूछता भी है कि क्या वो बाहर खड़ा है, लेकिन उधर से बूढ़ा किम घबराई हुई आवाज में मना कर देता है। उसे तभी पता चलता है कि ताबूत खुल चुका है। वो जल्दी जल्दी पार्क जी-योंग से कहता है कि बाहर जो भी है वो बिल्कुल भी दरवाजा मत खोलना, वो मैं नहीं हूँ, तुम्हारे दादा की आत्मा है। फिर वो उसे एक और बात कहता है, किसी भी आवाज का जवाब मत देना, सीधे खिड़की के पास जाओ और उसे खोल दो, जल्दी करो वरना बहुत देर हो जाएगी। लेकिन बाहर खड़ी वो चीज लगातार दरवाजा पीटती रहती है और दादा की आवाज में बार बार उसे दरवाजा खोलने के लिए बुलाती रहती है। कमरे के अंदर डर का माहौल हर पल बढ़ता जा रहा था। फोन के दूसरी तरफ से आती उस डरावनी हंसी को सुनकर पार्क जी-योंग को आखिर समझ आ जाता है कि बाहर खड़ा इंसान बूढ़ा किम नहीं बल्कि उसके दादा की आत्मा है। उधर बूढ़ा किम होटल पहुंच चुका था। वो होटल स्टाफ से किसी तरह दरवाजा खुलवाने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कमरे का दरवाजा खुलते ही सब लोग अंदर भागते हैं। वहाँ पार्क जी-योंग मेज के ऊपर खड़ा था। उसका पूरा व्यवहार बदल चुका था। उसकी आंखों और चेहरे से साफ लग रहा था कि अब उसके शरीर पर किसी और का कब्जा है। फिर वो ऐसी बातें बोलने लगता है जिन्हें सुनकर बूढ़ा किम भी हैरान रह जाता है। वो जापान की सेना, युद्ध और पुराने साम्राज्य की बातें करने लगता है। उसकी आवाज भी पूरी तरह बदल चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई और उसके शरीर से बोल रहा हो। कुछ ही देर बाद वो कई बोतल पानी एक साथ पीने लगता है और तभी उसके मुंह से एक ऐसी बात निकलती है जिसने बूढ़े किम के पैरों तले जमीन खिसका दी। उस आत्मा ने कहा कि जैसे ही उसका ताबूत खोला गया वैसे ही किसी की कमर टूट गई। फिर उसने एक और अजीब बात कही। उसने बताया कि एक लोमड़ी ने बाघ की कमर तोड़ दी। ये सुनकर बूढ़ा किम कुछ समझ ही नहीं पाता, लेकिन अगले ही पल पार्क जी-योंग की गर्दन एक भयानक आवाज के साथ टूट जाती है और देखते ही देखते उसकी मौत हो जाती है। अपने सामने ये सब होते देख बूढ़ा किम समझ जाता है कि हुआ रिम की आत्मा बुलाने वाली रस्म पूरी तरह नाकाम हो चुकी है। अब अगला निशाना पार्क जी-योंग का छोटा बेटा होगा। अगर उसे बचाना है तो किसी भी कीमत पर ताबूत को तुरंत जलाना पड़ेगा। अब बारिश हो या कुछ भी, और इंतजार करना मौत को बुलाने जैसा होगा। लेकिन एक बड़ी परेशानी अभी भी बाकी थी। ताबूत को जलाने के लिए परिवार की इजाजत जरूरी थी। पार्क जी-योंग मर चुका था। अब फैसला लेने का हक सिर्फ उसकी बुआ के पास था। बूढ़ा किम तुरंत उससे फोन पर बात करता है। वो उसे पूरी सच्चाई बताता है। कहता है कि अगर अब भी देर हुई तो पूरा परिवार खत्म हो जाएगा। फिर भी बुआ कुछ पल के लिए चुप रहती है। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी बात को लेकर अभी भी सोच रही हो। उधर उसी समय दादा की आत्मा
आत्मा अमेरिका पहुंच चुकी थी। वो सीधे उस मासूम बच्चे के पास जाती है, धीरे से अपना हाथ उसके पेट पर रखती है। बस अब उसकी जान जाने ही वाली थी। तभी आखिरकार फोन पर बुआ की आवाज आती है। वो ताबूत को जलाने की इजाजत दे देती है। इजाजत मिलते ही बूढ़ा किम बिना एक पल गंवाए ताबूत को भट्टी में डालने का आदेश दे देता है। धीरे धीरे आग की लपटें पूरे ताबूत को घेर लेती हैं। उसी वक्त अमेरिका में बच्चे के सामने खड़ी दादा की आत्मा भी धीरे धीरे धुएं की तरह गायब होने लगती है। ऐसा लगता है कि सारी मुसीबत आखिर खत्म हो गई। सबको यकीन हो जाता है कि अब ये मामला यहीं खत्म हो चुका है। कब्र खोदने वाले उस मजदूर ने जब इंसान के चेहरे वाली उस अजीब सांप को मार दिया था, तब उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसने कितनी बड़ी मुसीबत अपने सिर ले ली है। उस दिन के बाद से उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। हर रात उसे डरावने सपने आने लगते हैं। कभी उसे लगता है कि वही मरा हुआ सांप उसके घर में रेंग रहा है, तो कभी उसे हर जगह उसका इंसानी चेहरा दिखाई देने लगता है। धीरे धीरे उसकी हालत इतनी खराब हो जाती है कि उसे यकीन हो जाता है कि उस पर किसी बुरी चीज का साया पड़ चुका है। आखिरकार वो कोरिया के सबसे मशहूर फेंग शुई विशेषज्ञ बूढ़े किम के पास पहुंचता है। वो उससे हाथ जोड़कर मदद मांगता है। उसका कहना था कि उस अजीब सांप की आत्मा को शांति दिलानी होगी, नहीं तो उसकी बदकिस्मती कभी खत्म नहीं होगी। यहीं से फिल्म का चौथा अध्याय शुरू होता है, धरती की खुदाई। अगले ही दिन बूढ़ा किम अकेला अपनी गाड़ी लेकर उसी पहाड़ पर पहुंच जाता है। गाड़ी से उतरते ही वो अपने औजार निकालता है और धीरे धीरे पहाड़ की चोटी की तरफ बढ़ने लगता है। जगह पर पहुंचकर सबसे पहले वो चारों तरफ मोटा नमक छिड़कता है। पुरानी मान्यताओं के मुताबिक नमक बुरी शक्तियों को दूर रखने का काम करता है। इसके बाद वो उसी गड्ढे में दोबारा खुदाई शुरू कर देता है। कुछ ही देर में मरी हुई सांप का शरीर दिखाई देने लगता है, लेकिन जैसे ही उसकी नजर सांप के इंसानी चेहरे पर पड़ती है, वो भी कुछ कदम पीछे हट जाता है। उसी दौरान उसे एक और अजीब बात महसूस होती है। सांप के नीचे की मिट्टी बाकी जगह से कहीं ज्यादा सख्त थी। उसे शक होता है कि नीचे कुछ और भी दबा हुआ है, इसलिए वो दोबारा पूरी ताकत से खुदाई शुरू कर देता है। कुछ देर बाद फावड़ा किसी सख्त चीज से टकराता है। मिट्टी हटाने पर जो चीज सामने आती है, उसे देखकर बूढ़ा किम भी हैरान रह जाता है। वहाँ जमीन के अंदर एक और ताबूत दबा हुआ था, लेकिन सबसे डराने वाली बात ये थी कि वो ताबूत सीधा खड़ा करके दफनाया गया था। आमतौर पर सीधा खड़ा ताबूत सिर्फ खास फेंग शुई वाली जगहों पर दफनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि उससे आने वाली पीढ़ियां तरक्की करती हैं, लेकिन ये जगह तो शुरू से ही मनहूस मानी जा रही थी। ऐसे में इस ताबूत को यहाँ खड़ा करके दफनाने का मतलब आखिर क्या था? बूढ़ा किम को समझ आ जाता है कि मामला उसकी सोच से भी कहीं ज्यादा बड़ा है। वो तुरंत हुआरिम, बोंग गिल और को वहाँ बुला लेता है। चारों मिलकर काफी देर तक मिट्टी हटाते रहते हैं। बहुत मेहनत के बाद ताबूत का सिर्फ आधा हिस्सा ही बाहर निकल पाता है। तभी उनकी नजर एक और अजीब चीज पर पड़ती है। पूरे ताबूत के चारों तरफ कांटेदार लोहे की मोटी तार कसकर लपेटी गई थी। जिसने भी इसे दफनाया था, वो हर हाल में चाहता था कि ये ताबूत कभी न खुले। उसी समय पहाड़ पर घूम रही सारी लोमड़ियां अचानक भागने लगती हैं। साथ ही धीरे धीरे अंधेरा भी होने लगता है। ये सब देखकर बूढ़ा किम समझ जाता है कि अब यहाँ एक पल भी रुकना ठीक नहीं होगा। इसलिए वो फैसला करता है कि फिलहाल ताबूत को पहाड़ के नीचे बने मंदिर में ले जाया जाए। फिर पार्क परिवार को बुलाकर पूछा जाएगा कि आखिर इस ताबूत का सच क्या है। काफी मशक्कत के बाद चारों लोग ढलान का सहारा लेते हुए किसी तरह उस भारी ताबूत को पहाड़ से नीचे उतार लाते हैं। आखिरकार वो उसे बोगुक मंदिर तक पहुंचाने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन ताबूत को वहां रख देने के बाद भी कोई चैन की सांस नहीं लेता। ह्वारिम जानती थी कि अगर इसके अंदर जो भी चीज बंद है वो बाहर निकल आई तो किसी के लिए भी उसे रोकना आसान नहीं होगा। इसलिए वो तुरंत उसकी सुरक्षा की तैयारी शुरू कर देती है। सबसे पहले वो ताबूत के चारों तरफ चिपचिपे चावल बिखेरती है, फिर उसके ऊपर घोड़े का खून डालती है। इन दोनों चीजों को पुरानी मान्यताओं में बेहद शक्तिशाली और पवित्र माना जाता है। इनकी मदद से ताबूत के चारों तरफ दोहरी सुरक्षा बना दी जाती है ताकि अंदर मौजूद बुरी शक्ति बाहर न निकल सके। कुछ देर बाद पार्क जियोंग की बुआ भी मंदिर पहुंच जाती है, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि वो भी इस ताबूत के बारे में कुछ नहीं जानती थी। इसके बाद वो अपने साथ लाई एक पुरानी और पीली पड़ चुकी तस्वीर निकालती है। तस्वीर में उसके पिता एक जापानी आदमी के साथ खड़े थे। उसे देखते ही बूढ़ा किम समझ जाता है कि यही वो शख्स है जिसका नाम पहले भी सामने आया था, वही रहस्यमयी भिक्षु किसुने। लेकिन असलियत में वो कोई साधारण भिक्षु नहीं था। उसका असली नाम मुरायामा झुंजी था। वो जापान का एक ताकतवर ओनमयोजी यानी तांत्रिक था। कहा जाता था कि उसे पूरे कोरिया की पहाड़ियों, नदियों और फेंग शुई की हर जगह का पूरा ज्ञान था। उसे अच्छी तरह पता था कि कौन सी जगह शुभ है और कौन सी बेहद खतरनाक। इसके बाद बुआ एक और ऐसा सच बताती है जिसे सुनकर सब चुप हो जाते हैं। वो कहती है कि उसके पिता जापानी कब्जे के समय जापान के सबसे बड़े समर्थकों में से एक थे। सिर्फ ताकत और दौलत के लिए उन्होंने अपने ही देश और अपने लोगों से गद्दारी कर दी थी। उन्होंने जापान का साथ दिया और अपने ही लोगों के खिलाफ खड़े हो गए। लेकिन बुआ एक बात आज तक नहीं समझ पाई, अगर उसके पिता जापान के इतने वफादार थे तो फिर मुरायामा ने उन्हें इतनी मनहूस जगह पर क्यों दफनाया? इस सवाल का जवाब उसके पास भी नहीं था। वो कहती है कि उसे बस इतनी ही सच्चाई पता है, अब वो इस मामले में और नहीं पड़ना चाहती। ये कहकर वो पूरी जिम्मेदारी बूढ़े किम और उसके साथियों पर छोड़ देती है। इसके बाद सबसे पहले इंसानी चेहरे वाली उस सांप की लाश को जला दिया जाता है। फिर उसकी आत्मा की शांति के लिए पूजा की जाती है। जहाँ तक इस रहस्यमयी ताबूत
की बात थी। सब लोग मिलकर फैसला करते हैं कि सुबह होते ही इसे भी जला दिया जाएगा। रात गहरा चुकी थी, बाकी सब लोग सो चुके थे, लेकिन ह्वारिम की आंखों में नींद नहीं थी। वो अकेली अपनी गाड़ी में बैठी थी। उसे लग रहा था कि इस पूरे मामले में अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जो उनकी समझ से बाहर है। इसी बेचैनी में वो अपने गुरु को फोन करती है। बातों बातों में वो उस जापानी तांत्रिक मुरायामा के बारे में पूछती है। उसके गुरु बताते हैं कि वो उसे पहले मिल चुके हैं। उनका कहना था कि मुरायामा कोई साधारण इंसान नहीं था। उसके अंदर की बुरी शक्ति इतनी ज्यादा थी कि लोग उसे इंसान नहीं बल्कि लोमड़ी का रूप धारण करने वाला राक्षस मानते थे। इतना सुनने के बाद ह्वारिम और भी परेशान हो जाती है। उसे अब पूरा यकीन होने लगा था कि मामला सिर्फ एक कब्र का नहीं है, इसके पीछे कोई बहुत बड़ा राज छिपा हुआ है। फोन रखने के बाद वो कुछ देर तक चुपचाप बैठी रहती है। तभी अचानक उसकी नजर गाड़ी के पीछे लगे शीशे पर पड़ती है। शीशे में एक बुजुर्ग औरत की परछाई दिखाई देती है, लेकिन ह्वारिम बिल्कुल नहीं घबराती, क्योंकि वो उसकी अपनी नानी की आत्मा थी। जीते जी उसकी नानी भी एक शमन थी। मौत के बाद भी वो हमेशा ह्वारिम की रक्षा करती थी। जब भी कोई बहुत बड़ा खतरा आने वाला होता, वो इसी तरह उसके सामने दिखाई देती थी। ये देखकर ह्वारिम समझ जाती है कि आने वाली रात बहुत भारी होने वाली है। और सच में आधी रात होते ही कुछ अजीब होने लगता है। बोंगिल गहरी नींद में सो रहा था। अचानक उसे ऐसा महसूस होता है जैसे कोई उसके पूरे शरीर को दबा रहा हो। वो चाहकर भी हिल नहीं पा रहा था। किसी तरह आंखें खोलते ही उसकी सांस अटक जाती है। वो देखता है कि मंदिर का वही बूढ़ा आदमी उसके ऊपर बैठा हुआ है। वो बार बार बस एक ही बात दोहरा रहा था। उसका कहना था कि तलवार उसी ने निकाली थी। अगले ही पल वो गायब हो जाता है। बोंगिल तुरंत उठकर बाहर भागता है। वो पूरे मंदिर में उस बूढ़े को ढूंढने लगता है। एक एक कमरा देखता है, लेकिन वो कहीं नहीं मिलता। तभी पास के सुअर वाले बाड़े से अजीब आवाजें आने लगती हैं। बोंगिल धीरे धीरे वहां पहुंचता है। अंदर का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सारे सुअर बुरी तरह घबराए हुए थे। कई सुअर मरे पड़े थे। उनके शरीर ऐसे फटे हुए थे जैसे किसी जंगली जानवर ने उन्हें जिंदा नोच डाला हो। इसी दौरान उसकी नजर ऊपर जाती है। मंदिर का वही बूढ़ा आदमी हवा में लटका हुआ था और एक बहुत बड़ा इंसान जैसा साया उसकी लाश को नोच नोच कर खा रहा था। ये खौफनाक मंजर देखते ही बोंगिल डर के मारे दौड़ पड़ता है। वो सीधे ह्वारिम के पास पहुंचता है और उसे तुरंत जगाता है। ह्वारिम बिना देर किए गाड़ी से उतरने लगती है, लेकिन तभी किसी का हाथ उसका हाथ पकड़ लेता है। वो उसकी नानी की आत्मा थी, जैसे वो उसे आगे बढ़ने से रोक रही हो। उसे पहले ही खतरे का एहसास हो चुका था, लेकिन ह्वारिम अपने साथी को अकेला छोड़ने को तैयार नहीं होती। वो नानी का हाथ छुड़ाकर बोंगिल के साथ उस गोदाम की तरफ दौड़ पड़ती है जहाँ रहस्यमयी ताबूत रखा हुआ था। जैसे ही ह्वारिम और बोंगिल गोदाम के अंदर पहुंचते हैं, दोनों के होश उड़ जाते हैं। पूरा गोदाम बुरी तरह बिखरा पड़ा था। हर तरफ सामान फैला हुआ था और सबसे डरावनी बात, ताबूत खुला हुआ था। यानी उसके अंदर जो भी बंद था वो अब बाहर निकल चुका था। अगर आपने ध्यान दिया हो तो पहले ह्वारिम ने ताबूत के चारों तरफ चिपचिपे चावल और घोड़े का खून डाला था। इसी वजह से ताबूत के अंदर मौजूद चीज दरवाजे से बाहर नहीं निकली। वो छत तोड़कर भागी थी। ह्वारिम तुरंत समझ जाती है कि बहुत बड़ी मुसीबत आ चुकी है। वो बोंगिल से कहती है कि फौरन जाकर बूढ़े किम और बाकी लोगों को जगा दे। जब तक वो लोग आते हैं, ह्वारिम अकेले ही पूरे गोदाम की जांच करने लगती है। तभी उसे जमीन पर एक पुराना समुराई का हेलमेट पड़ा हुआ मिलता है। वो उसे ध्यान से देख ही रही थी कि अचानक बाहर से किसी के भारी कदमों की आवाज आने लगती है। हर कदम के साथ जमीन कांप रही थी। अगले ही पल एक नंगे पैर वाला बहुत विशाल इंसान उसके सामने से गुजरता है। उसका सिर्फ साया ही इतना बड़ा था कि उसकी लंबाई करीब 7 फीट के आसपास लग रही थी। उसे देखकर ह्वारिम कुछ पल के लिए वहीं जम जाती है। फिर वो जापानी भाषा में उससे बात करने की कोशिश करती है। वो खुद को इंसान नहीं बल्कि उसका सेवक बताती है, क्योंकि उसे पता था कि अगर उस राक्षस को मालूम पड़ गया कि वो इंसान है तो वो उसे तुरंत मार देगा। लेकिन तभी वो समुराई उससे एक अजीब सवाल पूछता है। वो पूछता है कि क्या उसके लिए आयु मछली और खरबूजा तैयार किया गया है। ये कोई साधारण सवाल नहीं था। पुराने जापानी युद्धों में ये एक गुप्त पहचान का तरीका हुआ करता था। पश्चिमी सेना के लोग आयु मछली का इस्तेमाल करते थे, जबकि पूर्वी सेना के लोग खरबूजे का। यानी वो असल में ये जानना चाहता था कि सामने वाला उसका अपना आदमी है या नहीं। अगर ह्वारिम सिर्फ आयु मछली का नाम लेती तो शायद वो बच जाती, लेकिन घबराहट में वो कह देती है कि अभी कुछ भी तैयार नहीं है, बस अभी लेकर आती हूँ। यही उससे सबसे बड़ी गलती हो जाती है। समुराई को तुरंत समझ आ जाता है कि उसके सामने कोई इंसान खड़ा है। अगले ही पल वो गुस्से से उसकी तरफ बढ़ने लगता है। उसी समय बोंगिल वहां पहुंच जाता है। वो लोहे की रॉड लेकर उस समुराई पर हमला कर देता है, लेकिन उसका हमला बिल्कुल बेकार साबित होता है। समुराई पर उसका कोई असर नहीं पड़ता। उल्टा वो एक हाथ से बोंगिल को हवा में उठा लेता है, फिर अपने खून से सने हाथ को उसकी भौहों पर फेर देता है। अगले ही पल बोंगिल जैसे अपनी चेतना खो देता है। उसके हाथ से लोहे की रॉड नीचे गिर जाती है और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ता है। अपने शागिर्द की ये हालत देखकर ह्वारिम पूरी तरह टूट जाती है। वो वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वो राक्षसी समुराई धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। ऐसा लग रहा था कि अब ह्वारिम का बचना नामुमकिन है। राक्षसी समुराई अब धीरे धीरे ह्वारिम की तरफ बढ़ रहा था। दोनों के बीच की दूरी हर पल कम होती जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि अब ह्वारिम का बचना नामुमकिन है, लेकिन तभी उसकी नजर पीछे बने पुराने पत्थर के स्तूप पर पड़ती है। उसी पल समुराई भी अचानक रुक जाता है। वो उस स्तूप
सूप की तरफ देखने लगता है। फिर दोनों हाथ जोड़कर कुछ बुदबुदाने लगता है। अगले ही पल उसके पूरे शरीर में आग लग जाती है। देखते ही देखते वो आग का एक बड़ा गोला बन जाता है। उसी समय बूढ़ा किम और को भी वहां पहुंच जाते हैं। दोनों अपनी आंखों के सामने ये अजीब नजारा देखकर हैरान रह जाते हैं। आग का वो गोला कुछ देर तक आसमान में घूमता रहता है, फिर तेज रफ्तार से वापस पहाड़ पर बने उसी कब्र वाले गड्ढे की तरफ उड़ जाता है। इसके बाद ह्वारिम और बाकी लोग तुरंत बोंग गिल को अस्पताल लेकर पहुंचते हैं। डॉक्टर उसकी जान बचाने की पूरी कोशिश में लग जाते हैं। उधर अस्पताल के बाहर इंतजार करते हुए ह्वारिम और बूढ़ा किम उस राक्षस के बारे में बात करते हैं। ह्वारिम कहती है कि उसने उस चीज के पैरों के निशान भी देखे थे। उसका साया भी साफ दिखाई दे रहा था, यानी वो कोई साधारण भूत नहीं था। वो समझाती है कि आम आत्माओं के पास अपना शरीर नहीं होता, इसलिए वो किसी जिंदा इंसान का पूरी तरह सामना नहीं कर सकती। लेकिन आज जो उन्होंने देखा वो बिल्कुल अलग था। वो कोई भटकती आत्मा नहीं थी, वो एक पूरी तरह शरीर वाला अलौकिक जीव था, एक ऐसी शक्ति जो इंसान और आत्मा दोनों से अलग थी। बूढ़ा किम ये सुनकर और भी सोच में पड़ जाता है। उसी समय ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुलता है। डॉक्टर बाहर आकर बताते हैं कि बोंग गिल की जान तो बच गई है, लेकिन उसके पेट के अंदरूनी अंगों और रीढ़ की हड्डी में बहुत गहरी चोट आई है। फिलहाल वो बेहोश है। डॉक्टर की बात सुनते ही बूढ़ा किम की नजर अस्पताल की दीवार पर लगे एक नक्शे पर जाती है। उस नक्शे में कोरियाई प्रायद्वीप की रीढ़ मानी जाने वाली पर्वत श्रृंखला दिखाई गई थी। उसे देखते ही अचानक उसके दिमाग में पार्क जी योंग की वो बात गूंजने लगती है। लोमड़ी ने बाघ की कमर तोड़ दी। बस यहीं से बूढ़े किम को सब कुछ जोड़ने का एक सुराग मिल जाता है। वो तुरंत बोगुक मंदिर वापस पहुंचता है। वहां वो उन लोगों का छोड़ा हुआ सारा सामान ध्यान से देखने लगता है, जिन्हें सब कब्र लुटेरा समझते थे। काफी देर बाद उसे एक पुरानी डायरी मिलती है। उसमें हाथ से लिखे बहुत सारे नोट्स भरे हुए थे। साथ ही कोरिया का एक पुराना नक्शा भी रखा था। उस नक्शे पर कई जगहों को लाल निशान से चिन्हित किया गया था। जब वो डायरी का अगला पन्ना पलटता है तो उसमें से एक पुरानी तस्वीर निकलती है। तस्वीर के पीछे कुछ शब्द लिखे थे। उन्हें पढ़ते ही बूढ़ा किम समझ जाता है कि जिन लोगों को सब कब्र लुटेरा समझ रहे थे वो असल में अपने देश के लिए जान देने वाले आजादी के लड़ाके थे। बूढ़ा किम अब उस डायरी में लिखी हर बात को ध्यान से पढ़ने लगता है। धीरे धीरे सारी कड़ियां आपस में जुड़ने लगती हैं। उसे आखिर समझ आ जाता है कि लोमड़ी ने बाघ की कमर तोड़ दी का असली मतलब क्या था। यहाँ लोमड़ी जापान का प्रतीक थी, क्योंकि उसे चालाक और धूर्त माना जाता है, और बाघ पूरे कोरियाई प्रायद्वीप का प्रतीक था। अगर नक्शा ध्यान से देखा जाए तो कोरिया का आकार बिल्कुल लेटे हुए बाघ जैसा दिखाई देता है। बूढ़ा किम को समझ आ जाता है कि जापान ने सिर्फ युद्ध से ही नहीं बल्कि तांत्रिक तरीकों से भी कोरिया को कमजोर करने की कोशिश की थी। उस जापानी तांत्रिक मुरायामा ने पूरे कोरिया में कई जगह लोहे की कीलें गाड़ दी थी। ऐसा इसलिए किया गया था ताकि देश की ड्रैगन लाइन यानी उसकी ऊर्जा और किस्मत हमेशा के लिए टूट जाए। लेकिन उस समय कुछ देशभक्त फेंग शुई विशेषज्ञों ने मिलकर एक गुप्त दल बनाया था। उस दल का नाम था आयरन ब्लड ग्रुप। इन लोगों का मकसद था पूरे देश में गड़ी उन सभी लोहे की कीलों को ढूंढ कर निकालना। उन्होंने एक एक करके लगभग सारी कीलें निकाल दी थी, लेकिन आखिरी कील यही थी जो पार्क परिवार की इस कब्र के नीचे छिपी हुई थी। दुर्भाग्य से उससे पहले ही जापानी सैनिकों ने उन सभी देशभक्तों को पकड़ लिया। यहीं उनकी लड़ाई खत्म हो गई। अब बूढ़ा किम को पूरा यकीन हो चुका था कि वो भयानक समुराई किसी खजाने की नहीं बल्कि उसी आखिरी लोहे की कील की रखवाली कर रहा है। सच जानने के बाद बूढ़ा किम उन देशभक्तों के छोड़े हुए औजार अपने साथ लेता है और एक बार फिर उसी पहाड़ की तरफ निकल पड़ता है। यहीं से फिल्म का आखिरी अध्याय शुरू होता है, लोहे की कील। कब्र वाले गड्ढे में पहुंचते ही बूढ़ा किम खुदाई शुरू कर देता है। वो काफी देर तक मिट्टी खोदता रहता है, लेकिन उसे कोई कील नहीं मिलती। आखिर में वो अपना फेंग शुई वाला कंपास निकालता है। कंपास की दिशा देखकर वो एक नई जगह खुदाई शुरू करता है, लेकिन जैसे ही मिट्टी हटती है उसकी सांस अटक जाती है। जिस समुराई को उसने पिछली रात देखा था उसका शरीर वहीं मिट्टी के अंदर दबा हुआ था। अच्छी बात सिर्फ इतनी थी कि अभी दिन का समय था, इसलिए वो हिल नहीं रहा था। इसके बाद बूढ़ा किम वापस अस्पताल पहुंचता है और ह्वारिम व बाकी लोगों को सारी सच्चाई बता देता है। वो कहता है कि अगर देश की ऊर्जा और किस्मत वापस लानी है तो उस आखिरी लोहे की कील को हर हाल में निकालना ही होगा, भले इसके लिए अपनी जान क्यों ना जोखिम में डालनी पड़े। उसकी बात सुनकर को पहले तो घबरा जाता है। उसे लगता है कि अब आगे बढ़ना मतलब मौत को खुद बुलाना है, लेकिन आखिर में सब लोग एक साथ खड़े होने का फैसला कर लेते हैं। तभी ह्वारिम को एक योजना सूझती है। उसे याद आता है कि कब्र के पास एक बहुत बड़ा पुराना पेड़ है। वो तय करती है कि उसी पेड़ का इस्तेमाल करके समुराई का ध्यान अपनी तरफ खींचेगी और जब वो वहाँ उलझा रहेगा तब तक बूढ़ा किम और को गड्ढे में उतरकर उस आखिरी लोहे की कील को ढूंढेंगे। ह्वारिम को एक और जरूरी बात भी याद आती है। जब समुराई ने बोंग गिल पर हमला किया था तब उसने देखा था कि उसके शरीर पर जहाँ जहाँ धार्मिक मंत्रों वाले टैटू बने थे, समुराई ने उन जगहों को बिल्कुल नहीं छुआ, यानी वो उन पवित्र मंत्रों से डरता था। यहीं से ह्वारिम को अपनी अगली चाल सूझ जाती है। अगली सुबह निकलने से पहले बूढ़ा किम को और ह्वारिम तीनों अपने चेहरे पर पवित्र मंत्र लिख लेते हैं। इसके बाद ह्वारिम कुछ आयु मछलियां भी साथ रखती हैं। वो उन मछलियों को कब्र वाले गड्ढे से लेकर उस पुराने पेड़ तक रास्ते भर बिखेर देती है। उसका इरादा साफ था, समुराई उन मछलियों की खुशबू सूंघ कर उसी तरफ चला जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, ह्वारिम अपनी दोनों साथी शमनों को
अस्पताल भेज देती है। अगर यहाँ कुछ भी गलत हुआ तो सबसे पहले खतरा बोंग गिल की जान पर आने वाला था, इसलिए उसका सुरक्षित रहना भी जरूरी था। सारी तैयारी पूरी होने के बाद तीनों अपने अपने ठिकाने पर छिपकर इंतजार करने लगते हैं। कुछ ही देर बाद कब्र वाले गड्ढे के अंदर से एक हाथ धीरे धीरे बाहर निकलता है। यही वो पल था जिसका सबको इंतजार था। हुआ रिम तुरंत एक खास तरह की सूखी घास में आग लगा देती है। कुछ ही सेकंड में वहाँ चारों तरफ घना धुआं फैल जाता है। इस धुएं का असली मकसद अभी किसी को समझ नहीं आता। उधर समुराई गड्ढे से बाहर निकलता है। रास्ते में पड़ी आयु मछलियों को उठाता हुआ वो सीधे उसी पुराने पेड़ की तरफ बढ़ने लगता है। जैसे ही वो पेड़ के सामने पहुंचता है, हुआ रिम अपना हाथ पेड़ के तने पर रख देती है। शमन विद्या की मदद से वो उस पेड़ की ऊर्जा से जुड़ जाती है। अब उसकी आवाज ऐसे गूंजने लगती है जैसे खुद पहाड़ का देवता उससे बात कर रहा हो। घने धुएं, पेड़ के नीचे पड़े अपने पुराने हेलमेट और उस रहस्यमयी आवाज को देखकर समुराई धोखा खा जाता है। उसे लगता है कि सचमुच पहाड़ का देवता उसके सामने प्रकट हुआ है। इसी मौके का फायदा उठाकर बूढ़ा किम और को तुरंत कब्र वाले गड्ढे में उतर जाते हैं। वो दोनों पूरी ताकत से उस आखिरी लोहे की कील को ढूंढने लगते हैं। उधर हुआ रिम बातचीत के दौरान समुराई से उसकी असली कहानी जान लेती है। समुराई बताता है कि वो कभी जापान की मशहूर सेकीगाहारा लड़ाई का एक योद्धा था। मरने के बाद उसे जापान के दैतोकु मंदिर में दफनाया गया था, लेकिन बाद में उस जापानी तांत्रिक मुरायामा ने उसकी लाश वहां से निकलवाई। उसे जबरदस्ती कोरिया लाकर इस मनहूस जगह पर दफना दिया। फिर उस पर ऐसा श्राप डाला गया कि वो हमेशा इस जगह की रखवाली करता रहे। इतना कहने के बाद भी समुराई बार बार सिर्फ एक ही बात दोहराता है, उसे उत्तर की तरफ बढ़ते रहना है, किसी भी हाल में अपना पहरा नहीं छोड़ना है। हुआ रिम समझ जाती है कि ये समुराई अपनी मर्जी से नहीं बल्कि श्राप की वजह से यहाँ बंधा हुआ है। वो उससे विनती करती है कि अब सब खत्म हो चुका है, ये जगह अब उसकी नहीं है और वो बोंग गिल की जान बख्श दे। लेकिन बात करते करते अचानक हुआ रिम का हाथ पेड़ के तने से हट जाता है। जैसे ही उसका संपर्क पेड़ से टूटता है, समुराई को तुरंत एहसास हो जाता है कि उसके सामने कोई पहाड़ का देवता नहीं बल्कि एक इंसान खड़ा है। अगले ही पल वो गुस्से से चिल्लाने लगता है। उसे समझ आ गया था कि उसके साथ धोखा हुआ है। डर के मारे हुआ रिम वहीं जमीन पर गिर जाती है। तभी उसके पीछे सफेद कपड़ों में एक औरत दिखाई देती है। वो उसकी नानी की आत्मा थी। नानी अपनी आखिरी ताकत लगाकर समुराई का ध्यान कुछ पल के लिए भटका देती है। इसी वजह से हुआ रिम को वहां से निकलने का मौका मिल जाता है। लेकिन जैसे ही वो कब्र वाले गड्ढे की तरफ पहुंचती है, उसे को भागता हुआ दिखाई देता है। वो घबराकर बताता है कि उन्होंने पूरा गड्ढा खोद डाला, यहाँ तक कि उनके औजार भी टूट गए, फिर भी लोहे की कील कहीं नहीं मिली। उसी वक्त समुराई एक बार फिर आग के गोले में बदल जाता है और सीधा कब्र वाले गड्ढे की तरफ उड़ने लगता है। को समझ जाता है कि बूढ़ा किम अभी भी नीचे है। अगर समुराई वहां पहुंच गया तो उसका बचना मुश्किल होगा। उधर गड्ढे के अंदर बूढ़ा किम भी उस आग के गोले को अपनी तरफ आते देख लेता है। अब उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। वो बस यही उम्मीद करता है कि चेहरे पर लिखे पवित्र मंत्र उसे बचा लें। कुछ ही पल में समुराई उसके सामने आ खड़ा होता है। वो बूढ़े किम से पूछता है कि क्या वो उसका सेवक बनना चाहता है, अगर नहीं तो वो उसका कलेजा निकाल देगा। बूढ़ा किम बिना डरे उसकी आंखों में देखता रहता है, कोई जवाब नहीं देता। समुराई गुस्से में उस पर हमला करने ही वाला था कि तभी हुआ रिम और को पीछे से उसके ऊपर घोड़े का खून फेंक देते हैं। घोड़े का खून पड़ते ही उसके पूरे शरीर से धुआं उठने लगता है। कुछ पल के लिए वो हवा में गायब हो जाता है, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। अगले ही पल वो फिर से प्रकट हो जाता है। इस बार वो एक साथ हुआ रिम और को का गला पकड़ लेता है। उसी दौरान हुआ रिम की नजर उसकी आंखों पर पड़ती है और तभी उसे सारी सच्चाई समझ आ जाती है। उसे एहसास होता है कि जब मुरायामा इस समुराई की लाश को यहाँ लाया था, तब उसने उसकी अपनी तलवार ही उसके शरीर के अंदर घोंप दी थी। वही तलवार असल में वो लोहे की कील थी जिसे ढूंढने के लिए वो सब इतने समय से भटक रहे थे। यानी जिस कील को वो जमीन में तलाश रहे थे, वो शुरू से ही समुराई के शरीर के अंदर छिपी हुई थी। जैसे ही बूढ़े किम को ये सच्चाई समझ आती है, उसके दिमाग में तुरंत पंचतत्व का नियम घूम जाता है। समुराई की ताकत अग्नि तत्व से जुड़ी थी। उसके शरीर के अंदर धंसी तलवार लोहे यानी धातु तत्व का प्रतीक थी और इन दोनों का तोड़ था लकड़ी और पानी। बूढ़ा किम तुरंत अपना लकड़ी के डंडे वाला गैंती उठाता है, फिर अपने हाथ को हल्का सा काट कर उसका खून लकड़ी के डंडे पर लगा देता है। अब उसके पास लकड़ी और पानी दोनों का मेल था। उधर अस्पताल में बोंग गिल की हालत अचानक बिगड़ने लगती है। वो मुंह से खून उगलने लगता है। हुआ रिम की दोनों साथी पहले से वहीं मौजूद थी। उन्हें समझ आ जाता है कि कब्र वाली जगह पर फिर कुछ भयानक हो रहा है। तुरंत उनमें से एक अपने हाथ में एक मुर्गा पकड़ लेती है। अगर समुराई बोंग गिल की जान लेने की कोशिश करेगा तो सबसे पहले उस मुर्गे की बलि देकर उसकी मौत अपने ऊपर ले ली जाएगी। इधर कब्र पर आखिरी मुकाबला शुरू हो चुका था। बूढ़ा किम पूरी ताकत से समुराई पर वार करता है। इस बार वार सीधा उसके शरीर के अंदर धंसी तलवार पर पड़ता है। एक जोरदार चीख के साथ समुराई का शरीर टूटने लगता है। आखिरकार वो श्राप हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। उसके शरीर के अंदर छिपी आखिरी लोहे की कील भी बाहर निकल आती है। सालों से कोरिया की किस्मत को जकड़ कर रखने वाली आखिरी रुकावट आखिर खत्म हो जाती है। उसी पल अस्पताल में बोंग गिल की हालत भी संभलने लगती है। उसकी सांसें सामान्य हो जाती हैं। यानी दोनों की लड़ाई एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। आखिर में बूढ़ा किम उन देशभक्तों का अधूरा काम पूरा कर देता है। वो आखिरी लोहे की कील भी हमेशा के लिए
हटा देता है और बोंगिल भी मौत के मुंह से वापस लौट आता है। यहीं पर फिल्म खत्म होती है। ऊपर से देखने पर ये एक हॉरर फिल्म लगती है जिसमें भूत, तंत्र मंत्र और फेंग शुई की बातें हैं, लेकिन असल में ये फिल्म कोरिया के इतिहास, जापानी कब्जे के दर्द और आजादी की लड़ाई की कहानी भी बयां करती है। फिल्म के कई किरदारों के नाम असली आजादी के सेनानियों से लिए गए हैं। फिल्म में दिखाया गया आयरन ब्लड ग्रुप भी कोरिया के स्वतंत्रता आंदोलन से प्रेरित है। डायरेक्टर ने कई छोटे छोटे संकेत भी छिपाए हैं, जैसे बूढ़े किम और को की गाड़ी के नंबर और ऑटो 15 और 1945 हैं, जो 15 अगस्त 1945 यानी कोरिया की आजादी का दिन दिखाते हैं। हवारिन की गाड़ी का नंबर 0301 है, जो 1 मार्च 1919 के स्वतंत्रता आंदोलन की तरफ इशारा करता है। और जब पार्क जी योंग पर आत्मा का कब्जा होता है, तब उसका मुंह भी एक खास ऐतिहासिक जगह की तरफ होता है। यानी फिल्म का नाम पामियो सिर्फ एक कब्र तोड़ने की कहानी नहीं है, ये उस जख्म को मिटाने की कोशिश है जो सालों तक पूरे देश की यादों में दबा रहा। तो दोस्तों, आज की फिल्म बस यहीं तक। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली शानदार फिल्म के साथ। और अगर आप यहाँ तक पहुंचे हो तो कमेंट में 105 लिख देना, ताकि मुझे पता चल जाए कितने लोगों ने वीडियो पूरी देखी।